मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एग्रीकल्चर में पढ़ाएंगे जीवांश खादों का वर्गीकरण। जीवांश खादों को कितने भागों में बांटा गया है। देखो, जीवांश खाद इसको दो भागों में बांटा गया है। स्थूल कार्बनिक खाद और दूसरी होती है अपन की सांद्रित कार्बनिक खाद। तो ये अपन की जीवांश खाद है, इसको दो भागों में बांटा गया है। इनकी अपन डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं। स्थूल कार्बनिक खाद में क्या होता है कि इस खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। वे कार्बनिक खाद हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक और पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, उन्हें क्या कहते हैं, स्थूल कार्बनिक खाद। और सांद्रित कार्बनिक खाद किसे कहते हैं, वे कार्बनिक खाद हैं जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है, वे सांद्रित कार्बनिक खाद कहलाती हैं। अब इनकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन। सबसे फर्स्ट डालेंगे अपन स्थूल कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद वे जीवांश या कार्बनिक खादें, वे जीवांश, इनको अपन कार्बनिक कहते हैं। कार्बनिक खादें जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक तथा पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है, उन्हें कौन सी खाद कहते हैं, स्थूल कार्बनिक खाद कहते हैं। स्थूल कार्बनिक खाद कहते हैं। स्थूल कार्बनिक खाद कहते हैं जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये होती है कैंचुओं के द्वारा बनाई जाती है। हरी खाद ये सनई और ढैंचा से बनाई जाती है। उसको पुष्पन अवस्था पर सनई और ढैंचा को उसमें फील्ड में मिला दिया जाता है। तो ये होती हैं स्थूल कार्बनिक खाद। इन खादों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और पोषक तत्वों की मात्रा इनमें कम पाई जाती है। तो ये सबसे अधिक कार्य क्या करती हैं, मृदा की दशा को सुधारने का कार्य करती हैं। सर्वाधिक मृदा की दशा को सुधारने का कार्य स्थूल कार्बनिक खादें करती हैं। इनमें पोषक तत्व होते हैं वो लंबे समय तक अपन की भूमि में उपलब्ध होते रहते हैं। दूसरा है सांद्रित कार्बनिक खादें।
कार्बनिक सांद्रित कार्बनिक खाद। अब सांद्रित कार्बनिक खाद में हमने आपके लिए क्या था, इसमें पोषक तत्व होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं। वे जीवांश खाद हैं जिनमें, और इसमें कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। वे जीवांश खादें जिनमें पोषक तत्व अधिक तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है उसे सांद्रित कार्बनिक खाद कहते हैं। अब ये कौन कौन सी खादें होती हैं, इसमें खलियाँ, हड्डी का चूरा, सूखा रक्त, इसमें क्या क्या आती हैं, खलियाँ, हड्डी का चूरा, सूखा रक्त, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और एक और होती है अपन की मछली की खाद। अब इसमें जो सांद्रित कार्बनिक खाद है, जो ये अपनी जितनी भी सांद्रित कार्बनिक खाद हैं, इनमें सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाएगी, पोषक तत्वों की पाई जाएगी, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम पाई जाएगी। अब खलियां हैं, जैसे मूंगफली की खली है, मूंगफली की खली, इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो 7.4% होती है, तो सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। इसका मतलब जो सांद्रित कार्बनिक खादें हैं उनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। अब अगली हेडिंग डालेंगे अपन जीवांश खाद बनाने की विधि। अगली हेडिंग डालेंगे जीवांश खाद बनाने की विधि। अब जीवांश खाद का मतलब है जी प्लस अंश, जिसमें जीवों का अंश पाया जाता है उसे जीवांश कहते हैं। अब इनकी खाद किस प्रकार से अपन बनाएंगे, जीवांश खाद बनाने की विधि। जीवांश खाद बनाने की विधि और इसका उपयोग, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले जीवांश खाद में अपन ले लेंगे गोबर की खाद। सबसे फर्स्ट ये बनेंगे गोबर की खाद। सबसे फर्स्ट अपन लेते हैं गोबर की खाद। अब इसको किस प्रकार से बनाएंगे, गोबर की खाद से तात्पर्य ऐसी खाद से है जिसमें, देखो, गोबर की खाद से तात्पर्य, गोबर की खाद से तात्पर्य है ऐसी खाद जिसमें
ऐसी खाद जिसमें, अब ये अपन का बोल रहा है सीधा, तो इसमें गोबर, मल मूत्र और विभिन्न प्रकार के अवशेष आएंगे, जिसमें घरेलू पशुओं, गाय भैंस, जिसमें घरेलू पशुओं कौन कौन से, गाय भैंस, भेड़, बकरी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जिसमें घरेलू पशुओं के ठोस तथा द्रव मलमूत्र से ठोस तथा द्रव मलमूत्र, मल गोबर को कहते हैं, मूत्र पशु के मूत्र को, मलमूत्र से बनी बिछावन, मलमूत्र से बनी बिछावन, बिछावन जो भी बनी होती है घास फूस से बनी हुई होती है, पुआल, भूसा और चारा। इसमें क्या होता है, पुआल, भूसा और चारा, ये है। मलमूत्र से बनी बिछावन को गड्ढों में सड़ाकर, गड्ढों में सड़ाकर तैयार किया जाता है, अब देखो गोबर की खाद है, गोबर की खाद से तात्पर्य ऐसी खाद से है जिसमें घरेलू पशुओं कौन कौन से, गाय भैंस भेड़ बकरी के ठोस तथा द्रव, ठोस कहते हैं गोबर को तथा द्रव कहते हैं मूत्र को, ठोस तथा द्रव मलमूत्र से बनी बिछावन, बिछावन कहते हैं जो पशु के नीचे, जब जो पशु बैठता है उस स्थान पर अपन क्या प्रयोग करते हैं, पुआल, भूसा, चारा, और इसका जो बचा हुआ चारा होता है वो भी इसी में आ जाता है बिछावन में, उसके नीचे का मैटर और जो बचा हुआ उसका भूसा, चारा, वो सारा कुछ अपन इसमें यूज करते हैं। बिछावन में पुआल, भूसा, चारा को गड्ढों में सड़ाकर तैयार किया जाता है। इस मैटर को जो भी अपन का गोबर है, मूत्र है, जो बिछावन है, इसको उठा करके एक गड्ढे में पटक दिया जाता है, पटक करके वहाँ पर उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और कुछ समय के बाद गोबर की खाद तैयार हो जाती है। अब गोबर की खाद के मुख्य घटक, अब इसमें पढ़ेंगे अपन गोबर की खाद के मुख्य घटक, ये हेडिंग है गोबर की खाद के मुख्य घटक। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है तो इसको सभी जानते हैं, गोबर, मूत्र और बिछावन। गोबर की खाद के मुख्य घटक निम्न हैं। गोबर की खाद के मुख्य घटक निम्न हैं। कौन कौन से हैं? गोबर, मूत्र और बिछावन। सबसे फर्स्ट है गोबर, सेकंड है मूत्र और थर्ड है बिछावन। तो ये गोबर की खाद में पाए जाते हैं, उसके मुख्य घटक हैं। कौन कौन से हैं? गोबर, मूत्र और बिछावन। अब सबसे पहले गोबर के बारे में लिखेंगे। अब
पशुओं के गोबर में बिना पचे पदार्थ, पशुओं के गोबर में बिना पचे पदार्थ, बिना पचे जिससे पशु चारा खाता है तो वो ज्यों का त्यों निकल आता है, तथा पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। बिना पचे पदार्थ तथा पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। देखो, गोबर की खाद के 3 घटक होते हैं, गोबर, मूत्र और बिछावन। तो गोबर में, पशुओं के गोबर में बिना पचे पदार्थ जिनका ठीक प्रकार से पाचन नहीं हो पाता है वो होते हैं। एक तो गोबर में बिना पचे पदार्थ तथा पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब इसमें यहाँ पर नोट डाल के लिखेंगे, गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस और 0.5% पोटेशियम पाई जाती है। 0.5% नाइट्रोजन पाई जाती है गोबर की खाद में, 0.25% फास्फोरस और 0.5% पोटेशियम पाई जाती है। अब इसके बाद में आता है मूत्र। दूसरा अवयव है इसका मूत्र। मूत्र में पाया जाने वाला, मूत्र में क्या पाया जाता है? मूत्र में पाया जाने वाला अवयव यूरिया होता है। क्या होता है? मूत्र में पाया जाने वाला अवयव यूरिया होता है, जो कि मूत्र में 2% तक पाया जाता है। कितने प्रतिशत तक? 2% तक पाया जाता है। अब देखो, सबसे अधिक महत्वपूर्ण अपन के लिए मूत्र में यूरिया ही होता है, और जो अपन की खाद होती है उसमें सबसे अधिक मूत्र के द्वारा ही अपन को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मूत्र में यूरिया पाया जा रहा है 2%, ठीक है। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है? नोट डाल के लिख लेना। यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र CONHCO, ठीक है। ये यूरिया का सूत्र होता है। इसको यदि खोल के लिखा जाए तो इस प्रकार से भी इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी इसकी संरचना होती है यूरिया की, ठीक है ना। CONHCO। अब आगे चलते हैं। मूत्र हुआ, इसके बाद में मूत्र में इनको लिख लो पोषक तत्वों को। पशुओं के मूत्र में नोट डाल के लिखिए। पशुओं के मूत्र में 0.4 से 1.25 पशुओं के मूत्र में 0.4
4 से 1.25% नाइट्रोजन कितनी होती है 0.4 से 1.25%, और 0.05 से 0.10% फास्फोरस, 0.05 से 10% फास्फोरस, ये हो गई। इसके बाद में पोटेशियम 0.5 से 2%, 0.5 से 2.0% पोटेशियम पाई जाती है। अब ये किस में पाई जा रही है ये मात्रा अपन की, ये पशुओं के मूत्र में पाई जा रही है। तो 2% तक तो अपन की क्या होती है, यूरिया होती है, उसमें नाइट्रोजन होती है। फास्फोरस 0.05 से 10%, पोटेशियम 0.5 से 2%। अब ये दूसरा घटक हुआ। अगला है बिछावन, तीसरा है अपन का बिछावन। बिछावन का मतलब आप जानते ही हैं कि बिछावन क्या होता है। जो पशुओं के नीचे जो भी घास फूस या उसका चारा है उसको बिछाया जाता है, उसे अपन बिछावन कहते हैं। बिछाना पशु के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पशु जब मूत्र या गोबर करता है तो वो सारा कहाँ चला जाता है, ज़मीन में। यदि इसके नीचे अपन बिछावन नहीं डालेंगे तो ज़मीन में चला जाएगा। यदि पशु के नीचे बिछावन बिछाया गया है और उसने अब शौच किया तो वह किसके ऊपर आएगा, बिछावन के ऊपर आएगा। बिछावन उसको अवशोषित करेगा, जो मूत्र और गोबर है उसको बिछावन अवशोषित कर लेता है, जिससे इसकी हानि नहीं हो पाती है। मूत्र में जो यूरिया है उसकी हानि हो जाती है बिना बिछावन के। यदि अपन ने बिछावन पशु के नीचे नहीं बिछा रखी है तो अपन के लिए जो मूत्र है उससे यूरिया प्राप्त पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। यदि बिछावन है तो उसमें से अपन को यूरिया पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए पशुओं के नीचे बिछावन बिछाना बहुत अति महत्वपूर्ण है। अब बिछावन में लिखेंगे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के पत्ते, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के क्या हो सकते हैं, पत्ते, घास फूस, भूसा, मिट्टी। पेड़ पौधों के पत्ते, घास फूस, मिट्टी, मिट्टी इनका उपयोग अपन कर सकते हैं पशु के नीचे। घास फूस, मिट्टी आदि का प्रयोग पशुओं के नीचे, आदि का प्रयोग पशुओं के नीचे बिछावन के रूप में किया जाता है। बिछावन के रूप में किया जाता है। ये हुई अपन की बिछावन, जो मूत्र को शोषित करने का कार्य करते हैं। जो क्या कार्य करती है ये बिछावन, किया जाता है जो मूत्र को शोषित करने का कार्य करती है। मूत्र को अवशोषित करने का कार्य कौन करती है, बिछावन करती है। और बिछावन से खाद के ढेर में वायु का संचार अच्छा हो जाता है। और बिछावन से खाद के ढेर में वायु का संचार
ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। जब वायु का आदान प्रदान ठीक हो जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया भी उत्पन्न हो जाएंगे, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे तो उसका विच्छेदन भी ठीक प्रकार से हो जाएगा और हमें अच्छी खाद प्राप्त हो जाएगी, जिससे जीवाणु की क्रियाशीलता भी बढ़ती है। वायु का संचार ठीक हो जाता है, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जब वायु का आदान प्रदान ठीक हो जाएगा तो जीवाणु की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। जब क्रियाशीलता का मतलब है जीवाणु कार्य करना तेज कर देंगे। जब कार्य करना तेज कर देंगे तो क्या होगा, अपघटन होगा। अपघटन होगा तो हमें अच्छी खाद प्राप्त हो जाएगी। अब है अगली हेडिंग है गोबर की खाद तैयार करने की विधि। गोबर की खाद तैयार करने की विधि। अब जो गोबर की खाद हैं उनको तैयार करने की कौन कौन सी विधि है, तो सबसे पहले है वर्तमान प्रचलित विधि। वर्तमान प्रचलित विधि। अब गोबर की खाद तैयार करने की कौन कौन सी विधि हैं, किस किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट विधि है वर्तमान प्रचलित विधि। सबसे फर्स्ट है अपन की वर्तमान प्रचलित विधि। तो वर्तमान का मतलब है जो अपन का समय चल रहा है। तो इस समय में अपन किस प्रकार से गोबर की खाद तैयार करते हैं, तो इसमें लिखेंगे इस खाद को तैयार करने के लिए इस विधि में इस खाद को तैयार करने के लिए इस खाद को तैयार करने के लिए क्या क्या करने के लिए मिट्टी द्वारा सोखा गया मलमूत्र करने के लिए मिट्टी द्वारा सोखा गया मलमूत्र, मिट्टी द्वारा सोखा गया मलमूत्र, फसलों के अवशेष जो भी हमारे पास में फसलों के अवशेष होते हैं, वो फसलों के अवशेष, बचा हुआ चारा जो अपन के पशु हैं खाने के बाद में जो चारा छोड़ देते हैं, वो बचा हुआ चारा ढेर के रूप में खुले गड्ढों में इकट्ठा कर लेते हैं। ढेर के रूप में खुले गड्ढों में तैयार कर लेते हैं। खुले गड्ढों में तैयार कर लेते हैं। जो भी मैटर है उसको खुले गड्ढे में डाल देते हैं। इस प्रकार से गोबर खाद वर्तमान समय में
वर्तमान समय में बनाई जाती है। तो इसलिए ही इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? गोबर की खाद बनाने की वर्तमान प्रचलित विधि। इस विधि देखो दोबारा से देखेंगे, इस खाद को तैयार करने के लिए मिट्टी द्वारा सोखा गया मलमूत्र, जो पशु के नीचे मिट्टी बिछाई गई है, मिट्टी द्वारा सोखा गया मलमूत्र, फसलों के अवशेष, बचा हुआ चारा जो पशु ने नहीं खाया है वो चारा, बचा हुआ चारा ढेर के रूप में खुले गड्ढों में तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से गोबर खाद वर्तमान समय में बनाई जाती है। इस प्रकार से बनाते हैं, कहीं एक जगह अपन गोबर मलमूत्र को ले जा कर के और जो भी फसलों के अवशेष है, जो भी है चारा है, उसको ले जाकर एक जगह पटक देते हैं। वही केस कौन सी विधि है? ये अपन की वर्तमान प्रचलित विधि। अब इसमें नोट डालेंगे, वर्तमान प्रचलित विधि दोषपूर्ण विधि है। नोट डालेंगे, वर्तमान प्रचलित विधि दोषपूर्ण विधि है, दोषपूर्ण विधि है क्योंकि इसमें से सभी पोषक तत्व वर्षा जल के द्वारा बह जाते हैं। देखो इसे कहाँ बनाया जाता है? खुले गड्ढों में तैयार किया जाता है। तो बरसात पड़ती है तो उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं। तो इसलिए यह विधि जो वर्तमान प्रचलित विधि है वह कैसी विधि है? दोषपूर्ण विधि है। आगे चलेंगे, दूसरी है अपन की संशोधित गड्ढा विधि। दूसरी विधि देखेंगे गोबर की खाद बनाने की। दूसरी विधि कौन सी है? संशोधित गड्ढा विधि। दूसरी विधि है संशोधित गड्ढा विधि। तो इसमें किस प्रकार से गोबर की खाद बनाई जाती है? इस विधि में देखो क्या होता है, पहले तो अपन देखेंगे कि इसमें जो भी बिछावन होता है उसका यूज किया जाता है, और जो भी अपन के पशु के अवशेष, पशु के नीचे जो भी गोबर मलमूत्र होता है उसको इसमें उपयोग किया जाता है। तो इस विधि में सबसे पहले गड्ढे के पेंदे में इस विधि में सबसे पहले गड्ढे के पेंदे कहते हैं निचले वाला हिस्सा, गड्ढे के पेंदे में बिछावन की, किसकी? बिछावन की 10 से 20 सेंटीमीटर की परत बिछाते हैं। 10 से 20 सेंटीमीटर की परत लगाते हैं। सबसे पहले गड्ढे के पेंदे में बिछावन की 10 से 20 सेंटीमीटर परत लगाते हैं। कौन सी परत लगाते हैं? सबसे पहले
बिछावन की परत लगाते हैं। इसके बाद दूसरी परत गोबर व मूत्र की। इसके बाद दूसरी परत गोबर व मूत्र की 75 से 100 सेंटीमीटर। कितनी लगाते हैं इसे? 75 से 100 सेंटीमीटर लगाई जाती है। 75 से 100 सेंटीमीटर लगाई जाती है। फिर अगली परत बिछावन की 75 से 100 सेंटीमीटर लगाई जाती है। बिछावन की 75 से 100 सेंटीमीटर लगाई जाती है। ये कौन सी परत है? तीसरी परत लिख लो यहाँ पर। फिर दूसरी के बाद में तीसरी परत किसकी लगा दी अपन ने? बिछावन की। तीसरी परत बिछावन की लगा दी। इसी प्रकार आगे का क्रम रखते हुए, इसी प्रकार जैसे अपन चल रहे हैं, सबसे पहले प्रथम परत में क्या बिछाया था अपन ने? बिछावन। प्रथम परत में बिछावन, दूसरी में गोबर और मूत्र हो गया, और तीसरी परत में फिर दोबारा से बिछावन लगा दी गई। ठीक है। इसी प्रकार आगे का क्रम रखते हुए आगे क्रम कैसे? मल मूत्र और गोबर की परतों का क्रम रखते हुए ढेर को 10 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से समतल करके रखते हुए ढेर को 10 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से 10 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से क्या कर देंगे? अब इसको समतल करके गड्ढे को बंद कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से समतल करके गड्ढे को बंद कर देते हैं। अब सबसे अंत में किसके द्वारा बंद की गई? मिट्टी की परत से समतल करके गड्ढे को बंद कर देते हैं। और गड्ढे में खाद 5 से 6 माह में, और गड्ढे में खाद 5 से 6 माह में बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए, अब इसको समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें गड्ढा खोदा जाता है। जो अपन संशोधित गड्ढा विधि है, इसमें गड्ढा खोदा जाता है। निश्चित माप का गड्ढा बनाया जाता है। उसकी गहराई 1.10, 2, 3, उसकी गहराई 1.10, चौड़ाई 2 और लंबाई 3। 1.10 उसकी गहराई होती है गड्ढे की गहराई। यहाँ लिख लीजिए, नोट डालो।
गड्ढे की गहराई इस विधि में गड्ढे की गहराई 1.10 गड्ढे की गहराई 1.10 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और लंबाई 3 मीटर रखी जाती है। अब जो ये संशोधित गड्ढा विधि है, इसमें गड्ढे की गहराई कितनी रखी जाती है? 1.10 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और लंबाई 3 मीटर रखी जाती है। अब इसके बारे में अपन समझेंगे। तो देखो, अब ये खाद बनाएंगे अपन किस विधि से बनाएंगे? संशोधित गड्ढा विधि से। तो देखो आगे क्या लिख रहा है इसमें कि इस विधि में सबसे पहले तो अपन गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के लिए इसकी गहराई कितनी होगी? 1.10 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी? 2 मीटर और लंबाई कितनी होगी? 3 मीटर। इस प्रकार से ये लंबाई हो गई 3 मीटर और इसके बाद में ये चौड़ाई हो गई इसकी 2 मीटर और ये गहराई हो गई अंदर की कितनी गहराई है, ठीक है ना। अब चलते हैं इसमें परतों का क्रम जमाएंगे। तो इस विधि में सबसे पहले गड्ढे के पेंदे में बिछावन की, तो पेंदा ये हो गया सबसे निचला हिस्सा, तो गड्ढे के पेंदे में बिछावन की, तो बिछावन की कितनी 10 से 20 सेंटीमीटर की परत लगाते हैं। तो सबसे फर्स्ट परत हुई है, ये फर्स्ट परत किसकी है? अपन की बिछावन की लगाई अपन ने 10 से 20 सेंटीमीटर। कितनी मोटी लगाई? 10 से 20 सेंटीमीटर मोटी बिछावन की परत। बिछावन में क्या होगा अपन का? घास, फूस, पुआल और जो बचा हुआ चारा है वो इसमें बिछा दिया सबसे निचली सतह में। अब इसके बाद दूसरी परत गोबर व मूत्र की 75 से 100 सेंटीमीटर। अब सेकंड परत आएगी अपन की, ये हो गई गोबर व मूत्र की, ये हो गई कितनी मोटी? 75 से 100 सेंटीमीटर। 75 से 100 सेंटीमीटर मोटी परत किसकी है? गोबर व मूत्र की। फिर तीसरी परत आती है दोबारा से किसकी? बिछावन की। तीसरी परत बिछावन की, लेकिन वो कितनी मोटाई की आती है? 75 से 100 सेंटीमीटर। बिछावन की 75 से 100 सेंटीमीटर बिछावन की आ गई। अब इसके बाद में इसी प्रकार आगे का क्रम रखते हुए, जैसे सबसे फर्स्ट परत कौन सी थी अपन की? बिछावन की, दूसरी गोबर प्लस मूत्र, तीसरी बिछावन। अब इसके बाद में दोबारा से बिछावन के बाद में क्या आएगी? गोबर प्लस मूत्र की, गोबर और मूत्र की ये आ जाएगी। अब इसके बाद में यदि और बिछाएं अपन तो किसकी आ जाएगी ऊपर? बिछावन की। इस प्रकार ये क्रम रखते हुए अपन संशोधित गड्ढा विधि द्वारा गोबर की खाद बनाते हैं। और ये अब इसको सबसे अंत में देखो बिछावन हो गई। अब इसके बाद में क्या होगा कि 10 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से समतल करके इसको ढक देते हैं। सबसे ऊपरी हिस्से में 10 सेंटीमीटर ये हो गई मिट्टी की परत, इससे समतल करके 10 सेंटीमीटर मिट्टी की परत, 10 सेंटीमीटर मिट्टी की परत। अब इससे समतल करके इसको अपन ने क्या कर दिया? ढक दिया। और इसको तैयार होने में 5 से 6 महीने लगते हैं। 5 से 6 माह बाद में यह तैयार हो जाता है। दोबारा से देखेंगे इसको कि संशोधित गड्ढा विधि में
इस प्रकार से क्रम रखा जाता है कि एक गड्ढा खोदा जाता है। सबसे पहले उसकी गहराई होती है 1.10 मीटर। गहराई कितनी होती है? 1.10 मीटर। चौड़ाई होती है 2 मीटर। लंबाई होती है 3 मीटर। ये गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई रखी जाती है। अब इसमें सबसे फर्स्ट परत, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ और ये सिक्स, कितनी भी अपन रख सकते हैं हम। अब देखो फर्स्ट परत में सबसे पहली परत होगी, उसमें बिछावन बिछाएंगे। जो भी अवशेष होगा, जो पशुओं के नीचे बिछा हुआ होगा, उसको अपन सबसे फर्स्ट परत के रूप में लगाते हैं। उसकी मोटाई होगी 10 से 20 सेंटीमीटर। अब दूसरी परत होगी गोबर और मूत्र की, उसकी मोटाई होगी 75 से 100 सेंटीमीटर। अब तीसरी दोबारा से बिछावन की लगाएंगे 75 से 100 सेंटीमीटर। अब चौथी दोबारा से बिछावन के बाद में किसकी आएगी? गोबर और मूत्र की। फिर गोबर और मूत्र के बाद में बिछावन की। इसी प्रकार और आगे भी अपन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में लिखें तो गोबर मूत्र की, फिर बिछावन की। सबसे अंत में 10 सेंटीमीटर, सबसे अंत में 10 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत लगाते हैं, जिससे उसे ढक देते हैं। अब इसको 5 से 6 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है और गोबर की खाद तैयार हो जाती है। इसमें नोट लिखेंगे, एक नोट डालेंगे, गड्ढे छायादार व ऊंचे स्थानों पर बनाए जाने चाहिए। इसमें नोट डाल के लिखो, इस विधि में नोट डालो, इस विधि में, इस विधि में गड्ढे छायादार व ऊंचे स्थानों, छायादार व ऊंचे स्थानों पर होने चाहिए, ऊंचे स्थानों पर होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? छायादार पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें जो भी सूक्ष्म जीव क्रिया कर रहे हैं उन पर धूप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अंधेरे में ही जो अपन के ह्यूमस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो कार्य करते हैं। जो केंचुआ होता है छाया या अंधेरे में सबसे अधिक सक्रिय रहता है। और ऊंचे स्थानों से मतलब होता है कि इसमें बरसात का इफेक्ट ना हो, जिससे सारे पोषक तत्व निकल जाएं अपने। इसलिए जो संशोधित गड्ढा विधि है, इस विधि में गड्ढे कहाँ पर बनाने चाहिए? छायादार व ऊंचे स्थानों पर बनाने चाहिए। अब अगली विधि आएगी अपन की ट्रेंच विधि। अगली विधि है ट्रेंच। तीसरी विधि है अपन की ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि, ट्रेंच विधि। अब इस विधि में अपन इसको समझेंगे कि गड्ढा तो एक ही होगा, गड्ढा तो एक ही होगा, लेकिन उसको 2 भागों में हम बांट देते हैं। 2 भागों में बांट करके उसमें वही क्रम चलेगा, बिछावन, मलमूत्र आदि से गड्ढे के आधे भाग को भर देते हैं। देखो इसको समझ लीजिए, ये ट्रेंच विधि है। इसमें गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 6 × 1.5 × 1 ये रखी जाती है। अब इसमें देखो, इसको अपन क्या करते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं। अब इसमें जो भी अपन के पास में बिछावन, गोबर, मल मूत्र जो भी है उसको डाल देते हैं, उसको इसमें डाल देते हैं। इसके बाद में गड्ढे को आधा भरने से भूतल से आधा मीटर ऊंचा हो जाता है, तो उसे गोलाकार रूप देकर गोबर व मिट्टी के मिश्रण से, अब ये यहाँ से ऐसे
ऊपर भूतल से ऊपर यदि ये बढ़ता आ जाता है इस प्रकार से, तो भूतल से ऊपर गोबर और मिट्टी का, गोबर प्लस मिट्टी के मिश्रण से, गोबर प्लस मिट्टी के मिश्रण से इसको लेप दिया जाता है। ये फर्स्ट गड्ढा बढ़ा। अब इसके बाद में दूसरे गड्ढे को भरते हैं। जब तक दूसरा गड्ढा भरता है, जब तक अपन को पहले गड्ढे से खाद प्राप्त हो जाती है। ये है अपन की ट्रेंच विधि। देखो ट्रेंच विधि में, इस विधि में क्या होता है, इसमें लिखेंगे, इस विधि में एक 6 मीटर का बड़ा गड्ढा, इस विधि में एक 6 मीटर का बड़ा गड्ढा, 6 मीटर का बड़ा गड्ढा बनाया जाता है। बनाकर उसे 2 भाग में बांट लेते हैं। गड्ढा बनाकर उसे 2 भागों में बांट लेते हैं। 6 मीटर का बनाया, उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। इसके बाद में प्रथम भाग में सबसे पहले, इसके बाद प्रथम भाग में बिछावन मल मूत्र जो भी अपन का मैटर पशु के नीचे पड़ा हुआ है उसको, मलमूत्र आदि से गड्ढे के आधे भाग को भर लेते हैं। मलमूत्र आदि से गड्ढे के आधे भाग को भर लेते हैं। आधे भाग को भर लेते हैं। अब ये अपन ने आधा भाग भर लिया। जब गड्ढे का आधा भाग भरने से भूतल से आधा मीटर, जब गड्ढे का आधा भाग भरने से भूतल से आधा मीटर ऊंचा हो जाता है। आधा भाग भरने से भूतल से आधा मीटर ऊंचा हो जाता है। कितना? आधा मीटर ऊंचा हो जाता है तो उसे गोलाकार रूप देकर, तो उसे गोलाकार रूप देकर गोबर व मिट्टी के मिश्रण से लेप दिया जाता है। किस से मिश्रण से? गोबर व मिट्टी के मिश्रण से लेप दिया जाता है। फिर गड्ढे के दूसरे भाग को भरकर, फिर गड्ढे के एक भाग भरा है अभी तो, फिर गड्ढे के दूसरे भाग को भरकर इसी प्रकार लेप
दिया जाता है। इसी प्रकार लेप दिया जाता है। जैसे पहला गड्ढा लेपा था, इसी प्रकार लेप दिया जाता है। और जब तक दूसरे ढेर से खाद बनेगी तब तक, अब इससे बनेगी जब तक, है ना, जब तक और जब तक दूसरे ढेर से खाद बनेगी तब तक जो पहला गड्ढा है उससे अपन को प्राप्त हो जाएगी। तब तक प्रथम गड्ढे की खाद सड़कर प्रयोग की जाती है। तब तक प्रथम गड्ढे की खाद, जब तक जो पहले बनाया था उस गड्ढे की खाद, तब तक प्रथम गड्ढे की खाद सड़कर प्रयोग की जाती है। सड़ जाएगी वो, प्रयोग की जाती है। अभी अपन का कौन सा फर्स्ट गड्ढा सड़ गया और वो अभी बनी नहीं है, प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार एक ही गड्ढे से पूरे वर्ष सड़ी खाद खेत में दी जा सकती है। इस प्रकार पूरे वर्ष खेत में खाद दी जा सकती है। इस प्रकार पूरे वर्ष खेत में खाद दी जा सकती है। नोट डालेंगे। इस विधि से तैयार की गई खाद में, इस विधि से तैयार की गई खाद में नाइट्रोजन की मात्रा भी अधिक होती है। नाइट्रोजन की मात्रा भी अधिक होती है। कैसी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा भी इसमें अधिक होती है। अब इसमें जो अपन ने एक नोट और लिख लेंगे, इसमें इसकी जो लंबाई थी, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, नोट डाल के लिख लो इसको। इस विधि में गड्ढे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर, गहराई 1 मीटर रखी जाती है। अब इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखो, ये है अपन की, ये अपन ने गड्ढा खोदा, ठीक है, ट्रेंच विधि बना रहे हैं। इस विधि में एक 6 मीटर का बड़ा गड्ढा खोद लिया, उसके बाद में इसे 2 भागों में बांट देते हैं। इस प्रकार से 2 भागों में बांट देते हैं। इसके बाद प्रथम भाग, जो ये फर्स्ट भाग है, इसको भरेंगे। प्रथम भाग में बिछावन, मल मूत्र आदि से गड्ढे के आधे भाग को भर लेते हैं। अब यहाँ तक ये अपन ने इसका भाग किस से भर लिया? बिछावन, मल मूत्र, इससे अपन ने ये भाग भर लिया। जब गड्ढे का आधा भाग भरने से भूतल से आधा मीटर, अब ये भूमि को पार कर गया, यहाँ तक भूमि से ऊपर आ गया। यहाँ तक कि ये भूमि थी, अब ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो
आधा भाग को भर लेते हैं। जब गड्ढे का आधा भाग भरने से भूतल से आधा मीटर ऊपर, अब यहाँ तक भरते भरते ये ऊपर आ गया, यहाँ तक भर गया। अब ये बिछावन और मलमूत्र से आधा भाग बनने से भूतल से आधा मीटर ऊपर आ गया। ये यहाँ तक ये गड्ढा था अपन का, ये यहाँ तक गड्ढा था। अब ये भूमि तल से आधा मीटर ऊपर यहाँ तक भर गया ये गड्ढा, ठीक है। आधा मीटर ऊंचा हो जाता है तो उसे गोलाकार रूप, अब यहाँ पर ये ऊपर आ गया ना भरते भरते, तो यहाँ पर उसे गोलाकार रूप, इस प्रकार से गोलाकार रूप दे करके गोबर और मिट्टी, किसका मिश्रण, गोबर प्लस मिट्टी, गोबर और मिट्टी के मिश्रण से जो लेप, इसे लेप दिया जाता है, इसे ऊपर से लेप दिया जाता है, बंद हो जाएगा। अब दूसरे गड्ढे को भरते हैं। इसी प्रकार से फिर कौन से को भरेंगे, दूसरे गड्ढे को भरते हैं। अब उसको भी अंत में इसी प्रकार लेप देते हैं। भरा यहाँ तक बिछावन मलमूत्र, ये सब कुछ इसमें हो गया। बिछावन मलमूत्र यहाँ तक आ गया, ये आधा भाग भर गया, आधा भाग भूमि से ऊपर आ गया, आधा मीटर। तो इसको यहाँ पर अपन ने फिर क्या कर दिया, गोलाकार रूप देकर गोबर और मिट्टी से इसको लेप करके बंद कर दिया। तो इसमें जब दूसरे ढेर से खाद बनेगी तब तक प्रथम गड्ढे की, अब इससे जब तक बनकर तैयार होगी, जब तक प्रथम गड्ढे की जो खाद है वो सड़कर प्रयोग अपन कर सकते हैं। जब ये ख़त्म होगी फिर ये स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन के लिए इस विधि में जो ट्रेंच विधि है, इसमें पूरे वर्ष भर खाद उपलब्ध होती रहती है। और इस विधि में सर्वाधिक, देखो इस विधि में तैयार की गई खाद में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये याद रखना। अब इसके बाद में अपन की ट्रेंच विधि के बाद में आएगी अगली विधि है, देखो ट्रेंच विधि यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब इसके बाद में गोबर के खाद की प्रयोग विधि, हेडिंग डालेंगे अगली वीडियो में, गोबर की खाद की प्रयोग विधि। अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको कल बताएंगे। ओके, थैंक यू।